कासगंज जनपद ढोलना थाना क्षेत्र के बिरसुआ गांव में छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आ गए। वहीं ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनने के बाद परिवार के लोगों को डंडे की मदद से करंट से छुड़ाया और सभी को इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 9 वर्षीय शिवम को मृत घोषित कर दिया और 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जो हादसे की जांच कर पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें, थाना ढोलना क्षेत्र बिरसुआ गांव में रेखा कुमारी पत्नी अशोक कुमार घर की छत पर खाना बना रही थी। तभी पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ गया। खाने के लिए तभी उनके पति जैसे ही उठे, वह छत से ऊपर जा रही हाई टेंशन लाइन से हाथ टच हो गया, जिससे वे बिजली से चिपक गए। जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी एक एक कर करंट की चपेट में आ गए। वे नीचे से कुछ लोग ऊपर पहुंचे और उन्होंने डंडे से उनको छुड़ाया और सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों की हालत अधिक गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है और 9 वर्षीय शिवम पुत्र अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया है। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना पर तहसीलदार कासगंज मौके पर पहुंचे, घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CTV न्यूज उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद है। जावेद, आप आज पोस्टमार्टम आपका आए, क्या करना? पोस्टमार्टम करवाने थे आए थे। वो जैसे हमारी बजा की दोनों किडनियां फेल कर दी श्री राम वाले ने, जय श्री राम वाले ने। कौन है ये पेशेंट? वो हॉस्पिटल वाला है सुकावर रोड पे, धर्म कांटे से आगे बढ़ के सीधे हाथ पे। क्या बीमारी थी? क्या बीमारी? कोई बीमारी नहीं थी उसको, बस खाली बच्चा पेट में ना आड़ा हो चुका था। उसको लिए ऑपरेशन के लिए लेके गए थे। ऑपरेशन में उसने गारंटी ले ली पूरी। गारंटी लेने के बाद 2 घंटे ब्लड भी चढ़ा दिया, ऑपरेशन भी कर दिया और हाल भी निकाल के भेज भी दिया। और ऐसी जगह भेजा चील कौआ इतना में नोच के खा जाते बिल्कुल। हमें खाने के बाद पाने हाथ लगाने के बिना हाथ लगाए 2000 रुपए ले लिए हमसे। कौन सा? वहीं पे जो भगवान टाकिज पे, हाँ वहाँ पे आगरा रेफर कर दिया था बाने हमें सीधा। तो बाने गई 1 लाख रुपए काउंटर पे रख दो, जब इलाज होएगा। हम पे हमारी जेब में 10 रुपए नहीं, यहीं पे निचुड़ गए एकदम सब यहाँ पे। आपको कैसे पता चला कि गलत खून चढ़ाया गया है? वो ना एसएन वालों ने बताया था, रिपोर्टों में आई थी सबरी। एसएन वालों ने खुली श्री राम हॉस्पिटल वाले से जानकारी ली। वो ये कहने लगा तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं होएगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? घटना मैं तो शादी से आ रहा था सजवाई से। तो यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी पुलिस की 2, कुछ मेरे गांव की भी खड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैं उसको देख करके मैं रोक गया। तो पुलिस वाले बोले कि भाई गाड़ी अपनी साइड से लगाओ। मैंने गाड़ी अपनी साइड से लगा दी। बोले ये देखो ये तुम्हारे गाँव के कहाँ से पहचानो। तो मैंने अपना फ़ोन की लाइट जलाई, मैंने देखा तो मैंने कहा कि तुम्हारे गांव के प्रधान जी यहाँ पर पहचान लिए। हमारे गांव के और भी खड़े थे, बोले हमें तो नहीं पहचाने। मैंने पहचाने विनय प्रधान जी हैं। तो मैंने कि नहीं तुम और पक्की पहचान करो। मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने प्रधान जी का नंबर मिलाया तो उस पर बेल जा रही थी। नहीं सर इनका फ़ोन कहाँ है? तो फ़ोन गाड़ी में लगा हुआ है। तो फ़ोन लेके आइए। वो फ़ोन लेके आए, फिर दोबारा फ़ोन मिलाया मैंने, बेल जा रही थी। तत्काल इको आई है सफ़ेद कलर की, उन्होंने कंबल में डाल करके इको में रख करके तत्काल ले गए। कंबल में किसने डाला था? पुलिस वाले ने। पुलिस ने कंबल डाला? और कोई ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा। तो पहचान के तौर पर आप कौन कौन थे आपके यहाँ? और कौन लोग थे वहाँ पर? और हम 4 लोग थे। एक मेरे गांव का पप्पन है और एक ये है जो सामने इनका होटल है, ये थे। एक और इनके मालिक थे। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या शक है? किसी पर शक है आप लोगों को? नहीं शक है, गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर नीम के पास में। उनका जो सामान लाए थे, हलवा पराठा वगैरह, वो भी पड़ा हुआ था। वो लेते हुए थे, खाली उनके चोट ये थी। ये प्रधान जी कहाँ से रहे थे? अभी मुझे तो पता नहीं, मैं सारी बता रहा था। ठीक है, ये चीज देखी मैंने। क्या हुआ? क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये हुई है कि फ़ोन आया था हमारे पास कि इस वेदू किंग होटल है, इसके कैमरे भी हुए हैं पहली बात तो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट कराया है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब गाड़ी मैंने नहीं देखी, जो जिस बाइक से वो थे
पहली बात तो ये थी कि वो रात में कल 3 बजे से गए हुए थे कहीं पे। अभी कोई बोल रहा है रिश्तेदारी में गए थे, कोई बोल रहा है नुमाइश में, लेकिन अगर उनके घर वालों ने बताया कि 10 बजे फ़ोन करा तो उन्हें बताया नुमाइश में। वो सुबह को वहाँ पे वापस आए हैं। वापस आने के बाद उनको जिनके साथ वो गए थे उन लोगों ने उनको बताया जा रहा है कि इधर एक पुलिया है, वहाँ पे उतारा है। किन लोगों के साथ गए थे? ये तो मतलब ये मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है महबूब प्रधान थे गाँव के, अच्छा। और 2-3 जने और थे। अच्छा, महबूब प्रधान जो मौजूदा प्रधान है, ये मेरे को जानकारी नहीं है। वो 3 जो कौन थे उनके साथ, तो जिनकी घर जो उनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम था? उनका नाम गंगा सली, वो भी प्रधान रह चुके हैं। वो कितना टाइम प्रधान रहे? वो 10 साल रह चुके हैं। तो किसी परिवार को किसी में शक है क्या? कोई लग रहा है कि घटना की गई है या हुई है घटना से? ये इस बात को मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब घटना की गई है। आप लोगों को क्या लगता है, आपको देखकर क्या लग रहा है? वहाँ पे जो देखा जा रहा है कि खून इधर पड़ा है, खून इधर पड़ा हुआ है। गाड़ी इतनी नहीं टूटी है, जो एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि ट्रक चढ़ा है उनके ऊपर। ट्रक के हिसाब की बॉडी नहीं लग रही है, ना गाड़ी की टूट फूट लग रही है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ट्रक चढ़ा है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये ट्रक नहीं है, ये कोई साजिश है इसके तो पीछे। अभी जो आप लोगों ने रोड जाम किया है उससे क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं कि मतलब पूरी जांच होनी चाहिए उस चीज़ की कि क्या हुआ है। अगर वो ट्रक ने एक्सीडेंट कराया तो वो ट्रक कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कैमरे क्यों खराब है यहाँ के? पेड़ पे लगा हुआ है कैमरा, अंदर कैमरे, सारे कैमरे खराब हैं। और जब गाड़ी अगर वो बोला जा रहा है कि वो इधर से आ रहे हैं, तो खून हमारा इधर अंदर कैसे हो गया? अंदर कैसे खून पड़ा हुआ है? रोड के अंदर की साइड पे फुटपाथ से 10 मीटर के अंदर खून पड़े हुए हैं, 2 दाग पड़े हुए हैं। कितने बजे की घटना है? ये सुबह की घटना बताई जाती है। 4 बजे बोला है कि 4 बजे उनको उतार दिया गया है गाड़ी में से। कौन सी गाड़ी से थे वो लोग वैसे? नहीं, कौन सी गाड़ी से आए थे? कार में गए थे, वो कार में गए थे। वो जिस बाइक से आए हैं वो पल्सर थी। मतलब राजा भाई, क्या मामला था? आपकी बातचीत हुई इनसे भी, क्या मामला क्या? देखिए, ये पीड़ित परिवार के भाई हैं, इनके भाई का एक प्रकरण सामने आया। थाना बन्ना देवी के क्षेत्र के अंतर्गत मलखान सिंह हॉस्पिटल में एक बॉडी पहुंची थी, तो इनको ये फोन करके बताया गया कि आपके भाई की जो है डेथ बॉडी है, यहाँ पे आप आइए। तो ये लोग पहुंचे। इनका आरोप ये है कि किसी एक होटल में, क्या नाम, देव होटल का नाम इन्होंने बताया, देव होटल में इनके भाई की बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग जो है मलखान सिंह हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स का कहना ये था कि इस बॉडी को लेकर के लाश आई है, लेकिन इनको परिजन को किसी ने ये बताया है उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हैं। तो ये 3 लड़के, ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करे। दूसरी बात ये है कि जो लड़की डॉक्टर्स वहाँ बता रहे हैं कि जो लड़की बॉडी लेकर के पहुंची है, वो लड़की कौन है, वो लड़की क्या है, उस लड़की का रिश्ता क्या है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। और जिस होटल के अंदर बॉडी मिली है, जिसकी जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो उस होटल की भी जांच होनी चाहिए कि इंसान उस होटल में पहुंचा कैसे, और बॉडी जिस रूम में थी उस रूम में ऐसी क्या वारदात हुई जिससे कुछ इंसान की जान चली गई। ये बड़ा ही जांच का विषय है और बड़ा चिंताजनक विषय है कि एक प्रतिष्ठित होटल के अंदर शहर में, जबकि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है, उसके बाद अगर बॉडी मिलती है तो इससे बड़ा चिंता की बात क्या हो सकती है। इस परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है, अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि इसमें हम पीएम करा रहे हैं, जो भी तथ्य होंगे सामने रखा जाएगा और इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतना पुलिस प्रशासन अलर्ट होने के बाद अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी था, अभी लोग बात कर रहे थे कि उस लड़की का कई गैर सामाजिक कामों में जो है संलिप्त रही है वो लड़की, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन। और इस पूरे मामले की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि एक परिवार का लड़का चला गया, ये जमालपुर के रहने वाले हैं, हसनगर में रहते हैं लोग, एक परिवार का जवान बेटा चला गया है। कभी तो लड़की कह दिया कि इन्होंने फांसी लगाई है, कभी कह दिया इनके मुंह से जाग आ रहे थे, तो वो लड़की जो है गुमराही की बात कर रही है। और इस सारी की सारी हत्या में कौन लोग संलिप्त है, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने ये बैठक कराई थी, जिसमें डीएम साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, हमारे नगर निगम से भी एक अधिकारी गया था। ठीक है, तो हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई, तो सारे लोग आपकी चिंताओं से अवगत हैं। वो एक रूट प्लान बना रहे हैं, बेसिकली पुलिस बना रही है इस काम को, पुलिस कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक की जिम्मेदारी पुलिस की। पुलिस इस काम को कर रही है, वो एक रूट प्लान बना रही है कि किस गली में कितना ई रिक्शा किस रूट पे कैसे चलेगा। हमने एक बात ये कही कि सबसे बड़ी समस्या है कि इसको क्रॉस करना पड़ेगा रामपथ जी, बिना रामपथ क्रॉस किए आदमी श्रद्धालु को नहीं लेके जा सकते आप। तो अब उन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, वो 2-3 दिन 4 दिन में वो सारी चीजें लाएंगे। तो हमने कहा इन लोगों की जो चिंताएं हैं इसको एक बार आप सुन लो। तो कल 1 बजे कप्तान साहब है ना, उन्होंने 1 बजे समय दिया। आज चूंकि हमें भी देना तो आज ही मिला देता था, हमें जाना है बाहर। तो कल 1 बजे आपको हम लोग 5 लोग सारी बातों को लिख पढ़
5 लोग हमसे 12:30 के आसपास मिल लेंगे, हम ले चल के कप्तान साहब से मिला देंगे। आपकी जो चिंताएं हैं उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा, कोई बात है ना, और पूरा प्रयास ही किया जाएगा कि आपका ई रिक्शा भी चलता रहे, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे, एक व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, और अयोध्या में ट्रैफिक की जो समस्याएं वो भी ना हो। ठीक है, ये सारी बातों को उनसे बातचीत करके कल हल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, आपकी चिंताओं को उनसे वाकिफ करा दिया जाएगा। थोड़ा आप सहयोग करो, थोड़ा वो झुकेंगे, थोड़ा आप झुकेंगे। हमको इतना तक का मौका दे दिया जाए जब तक अगर उनका प्लान ना बनना हो कल तो बात सामान सामने बात होगी, बात हो जाएगी, क्या करना है, कल बात हो जाएगी, है ना, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बातचीत से कल रास्ता निकल आएगा। ठीक है, अब आप सब जने जाओ, नमस्ते। ये गोली मारी है जहाँ में गोली क्या गोली मारी है जो क्या गोली मारी है गोली चली है। अच्छा, तो वो आदमी कैसा है, वो जो जिसमें था गाड़ी में वो कैसा है? अच्छा, क्या लोग थे इसमें? गाड़ी में कितने लोग थे? अकेला था। अकेला? किधर से आ रहा था ये? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी उतर के भाई तो हाँ वो इको में कितने लोग थे? अच्छा, 5-6 लोग थे। आपका क्या नाम है? आप यहाँ थे उस समय? नहीं, लोग बता रहे हैं। अच्छा, लोग बता रहे हैं। सामने तो उसने उठा के ले गए। अच्छा, उठा के ले गए। ड्राइवर उतर के भागा जब गोली मारी है, गाड़ी में मारी है। यहाँ से भागा वो गाड़ी में। ये महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से जो है 100 दिन का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का संचालन हुआ है, जिसके तहत जो है अपराजिता सामाजिक समिति प्रशासन के साथ मिलकर जो है अभियान चला रही है। जैसे कि जो है स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है और समुदाय में जो है इसका प्रचार प्रसार कर रही है ताकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान सफल हो सके। और बच्चों को जो है बच्चों की न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है वन स्टॉप सेंटर, महिला कल्याण विभाग, श्रम विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो है अपराजिता सामाजिक समिति द्वारा जो है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का रथ निकाला जा रहा है जो है विकास भवन से, जिसका झंडी दिखाकर जो है सीडीओ सर ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये रथ जो है हमारे अयोध्या जिले के 11 ब्लॉकों में जो है जाएगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा कि हमारा जो है भारत बाल विवाह मुक्त हो जाए, बाल विवाह मुक्त हो जाए। अब अपने माध्यम से संदेश क्या देंगे आप? हम यही देंगे कि जो है क्योंकि बाल विवाह जो है ये एक कुप्रथा है, सामाजिक बुराई है, इसको खत्म किया जाए, बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ा जाए, क्योंकि बाल विवाह होने से उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए इस बुराई को जो है खत्म करना है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है ताकि वह हमारे देश में अपना सहयोग दे सकें और अपना जो है भविष्य उज्जवल बना सकें। कविता मिश्रा, अपराजिता सामाजिक समिति से। संघर्ष हमारा नारा है, आंदोलन हमारी महिला अधिवक्ता आरती पांडे जी जो सोनभद्र टोल प्लाजा पर उनके साथ घटना हुई है और उनके परिवार के साथ टोल कर्मियों द्वारा बहुत ही बर्बरता तरीके से मारपीट की गई है। ये कब की घटना है? ये घटना परसों की है, 1 तारीख की। 1 तारीख की। किस मामले को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले हम सरकार से मांग करेंगे कि एडवोकेट पेट्रोनेट लागू किया जाए हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए और सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में टोल फ्री किया जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। और जो टोल अभी कोई कार्रवाई हुई है? अभी 2 लोग नहीं, अभी FIR उसमें दर्ज हो गई है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तारी भी कर चुकी है प्रशासन वहाँ का। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस मामले को लेकर के पहला टेंडर नष्ट किया जाए। जिस टेंडर के टोल कर्मियों ने हमारी महिला अधिवक्ता उसके परिवारजनों के साथ मारपीट की है, उसको टेंडर नष्ट किया जाए और अधिवक्ताओं को न्याय दिलाया जाए, टोल फ्री किया जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर। किसी भी अधिवक्ता से, जब नेताओं से टोल नहीं लिया जाता तो अधिवक्ता से क्यों टोल लिया जाता है? ये कौन से टोल का मामला है? ये है लोनी, सोनभद्र जिला में लोडी टोल का मामला, लोडी टोल प्लाजा। मारपीट हुई है
उनके परिवार के साथ, उनके परिवारजन है, महिला अधिवक्ता उसके परिवारजन उनके साथ ही हैं। किस तरीके से मारपीट की गई है वहाँ? मारपीट असल में ये है कि वो लात घूसों से उन्हें मारा पीटा है। उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, गिरा के पीटा गया है। अधिवक्ता और अधिवक्ता के पूरे परिवार के साथ ये मारपीट की गई है। उसमें जो है एक लड़के का सर फट गया है और महिला को भी मारा गया है। इसका बहुत हाथ सीरियस है और वो मनासन हालत में है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके हस्बैंड का सर फट गया है, हाँ, और साथ में जितने भी थे सबके चोटें आई हैं, सबके सर फटे हुए हैं और किसी का माथा फटा हुआ है। तो लिहाजा इसमें जो गुंडागर्दी है खत्म की जाए और टोलों खत्म किया जाए। तो वकील जो है वाद के संबंध में समाज की सेवा में हर जगह जाते हैं पूरे विश्व में, तो जगह जगह जो टोल लगे हैं हिंदुस्तान में सबको हटाया जाए हर जगह से। प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन तो कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? प्रशासन की तो पूरी चाल ही है इसमें, टोल वालों के साथ मिला हुआ है प्रशासन गुंडे रखता है और टोल वाले टोटल गुंडे रखते हैं और गुंडे वही क्षेत्र के होते हैं। आप जाओ, हम भी जाएं, कोई जाए उसी पे जाके टोल नहीं करता है, फास्टैग लगा हुआ है वो नहीं करता है तो डबल पैसे मांगते हैं उसके भी। क्यों? यही हुआ उस महिला कर्मी के साथ। 10 मिनट के बाद टोल फ्री है, 10 सेकंड में या 10 मिनट में जो भी है नियम। अगर उसके बाद आधा घंटा लाइन में लगा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? इसी का विरोध करने के लिए वो महिला का जो पति था, महिला अधिवक्ता का पति वहाँ कहने गया, उसी के साथ मारपीट हुई, महिला के साथ भी मारपीट हुई। ऐसे टोल कर्मियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। प्रशासन से ये मांग करेंगे हम, और टोल के लिए अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री किया जाए पूरे भारतवर्ष में। कोई भी टोल गाड़ी गुजरे अधिवक्ता की तो उसे टोल नहीं लिया जाए। नेता हो गए, नेताओं का टोल फ्री, नेताओं का खाना फ्री, नेताओं का सब कुछ फ्री। नेता भी तो जनता का ही है और जनता के लिए भी टोल फ्री हो। मेरी नजर से ये टोल बिल्कुल बंद किए जाएं। क्या नाम है आपका? राजू शर्मा एडवोकेट। कौन सी तहसील से आप? यही तहसील कुल जिला अलीगढ़ से हूँ। क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्या मामला हुआ है? फांसी लगाए थे मेरे लल्ला, 3 लोगों ने फांसी लटकाए मार डालो। कौन कौन लोग हैं? उसकी बहन लड़की थी काजल देवी और लड़के की साली सराज, मतलब जो बहन है बहू की, उसमें सारे मिलके सीमा। ये कहाँ का मामला है? मनोज थे, अलीगढ़ को है। कौन सी जगह का है मामला? कहाँ को है? ये कॉलोनी है, कुछ कांसीराम कॉलोनी। किस तरीके से फांसी लगाई गई है? हमने देखो ना, किस तरीके से फांसी लगाई गई है? लेके आए, हमने वीडियो दिखाया। पूनम। कहाँ के रहने वाली आप? नोएडा रहते हैं, मतलब ससुराल मैनपुरी में। ये जो मामला हुआ, क्या मामला हुआ है? ये रात के 11:30 बजे मेरे पास फोन आया था काजल का कि बुआ देखो ये दारू पी के आए। तो मैंने उसे भी समझाया, उसे भी मैंने क्या बात हुई, तो बोला कि बुआ कुछ नहीं, कि इसके जीजा ने मुझे दारू पिला दी और कि ये बोल रही तुम घर से पैसे लगे। हम घर से पैसे नहीं लगे, इसके जीजा ने मुझे दारू पिला दी। तो मैंने उसे दोनों को समझाया और उसने, काजल ने फोन काट दिया, बोलती अब देखा होगा सो देखा जाएगा। इतने में फोन काट दिया। फिर रात को इसने 1 बजे करीब फोन किया कि वो खत्म हो गया। तो किस तरीके से फांसी लगाई गई है? अंगूठी वो गमछा, तो आपने तो वीडियो देख रखी है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जब गई वहाँ तब बताते पंखे पे लटका था। नहीं लटका। कौन से थाने का मामला है ये? बन्ना देवी दिखाया है। कह रहे क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? मेरे पति रोज दारू पीते थे, मैं उनसे मना करती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करते, कभी हाथ काटते, कभी कुछ करते। मैं मम्मी के अपनी सास के पास फोन करके बताती, मैं बोलती तुम तो शादी करो, तुम खुद ही झेलो, तुम खुद देखो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? उनका नाम ब्रजेश कुमार। आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ की रहने वाली हो आप? उन्नाव जिला की। आप कहाँ रहती हो फिलहाल? अलीगढ़ में रहती हैं? अलीगढ़ में काजीराम। तो किस बात को लेकर फांसी लगाई गई थी? मैंने कल इसे 500 रुपये दे बिजली के डालने के, ठीक है, मैंने कहीं बिजली के पैसे डाल दिए। आंटी ने फोन करो तो ये बोले हाँ डाल दूंगा, दे दे। मैंने इन्हें दे दो, फिर मैंने कहीं मैं काम देखने जा रही हूँ, तो बोले जा तू देख ले, तेरा काम जब मिलेगा जब मैं कर लूँगा। मैंने कही ठीक है। मैं 500 रुपये दे के मैं चली गई काम देखने, और मेरी दवाई 500 रुपये की दारू ला के घर में पी। मैं जब साहब को लौटी मेरे को, तो ये फांसी कैसे लगाई इसने? फांसी ने साड़ी से लगाओ। खुद लगाई है? इसे बाबू को झूला डाल रखे थे, घर में काम करती तो बाबू को झूला में डाल देती, झुलाती रहती, वही साड़ी को झूला लगो। और मैंने कही तुम
नशा कब से करता था? ये नशा करते थे, अब पहले कम करते थे, अब जब से शादी की जब से ज्यादा धीरे धीरे करके ज्यादा ही करने लग गए, क्योंकि कमाते थे तो मुझे घर का राशन ही बनाते थे बस। तो इन्होंने खुद ही फांसी लगाई है? मुझे फांसी लगाओ। जो झगड़ा हुआ था वो पार्टनर को लेकर हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जॉब करते सिलाई करते हैं हम, क्या कहते हैं 8 बजे सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है, तुम हमें ही डांटती हो। तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 के समथिंग लगाई है। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास एक पड़ोस से फ़ोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फ़ोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैंने कि मजाक मत करो, मैंने मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेके सो रही थी, मैंने कि मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से भगा के उठ के गई, जब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, वहाँ पुलिस आ चुकी थी, पुलिस आने के बाद में फिर हम नीचे पुलिस आ रही थी, ऊपर हम जा रहे थे, फिर वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला और इसको लेके जा रहे थे। सर इतना हमने देखा है। अच्छा, इनके घर वालों को तुमने खबर करी थी? नहीं, इनके घर वालों को इसलिए करी थी क्योंकि इसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसने खूब खबर करी, इसके अपनी बुआ के पास वीडियो भी भेजी कि ये ऐसे कारनामे करता है, ऐसे कारनामे करता है, इसको समझा दो। से लगा रहे, जब दुपट्टों लगा रहे तो मैंने इनकी बुआ से बात कराई, मैंने कही बुआ देखो ऐसी सी बात है, ये देखो दुपट्टे से करने बुआ ने समझाओ कन्हैया तू ऐसा क्यों करता है, काहे मार दुआ की जिंदगी रहती है। अब क्या चाहती हो आप? सर मैं क्या चाहती हूँ, जो समझ में आप लोगों को करिए, मैं क्या चाहती हूँ। आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ तो चाहिए, दिलाओ, कौन दिलाने वाला है, मैं जब चलेंगे कहाँ जाऊँ। क्या नाम है आपका और आप यहाँ किस घटना में आए? हमारे गांव का लड़का था, भतीजा लगे, मेरा नाम जावेद अंसारी हलिया से, ये फेरी के लिए जा रहा था शिकारपुर अनुपम जो मैरिज होम है उसके बराबर में इसका एक्सीडेंट हुआ है और जो छोटे छोटे इसके बच्चे थी, डंपर था, डंपर इसके ऊपर चढ़ा, वहीं खत्म हो गया। एक हत्याकांड की सूचना मिली है, क्या कुछ घटनाक्रम में जांच की आपने और किस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आस मोहम्मद जी हैं जो खीर खाने के मोहल्ले में, इनकी अपनी एक फर्म है और यहाँ पर आए हुए थे और अपने फर्म के अंदर ही थे। अभी मालूम चल रहा है कि उनका जो भाई है जान मोहम्मद एक व्यक्ति के और के साथ आया और उसने उनको गोली मारी है। 2 गोली लगी थी उनको, एक गले में और एक सिर में, और उनको ले गया तत्काल अस्पताल उठा करके, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और इसके बाद हमारी टीमें मौके पर भी फील्ड यूनिट आ गई है, वहाँ यहाँ से भी एविडेंस का कलेक्शन कर रही है और साथ ही हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। तो मिल जाता तो उसे पूछताछ करते हैं डिटेल में, लेकिन परिवारजनों ने जो अभी तक पुलिस को बताया उसके मुताबिक कुछ पारिवारिक विवाद था, पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये 2 ही भाई थे, इनकी आपस में कुछ संपत्ति संबंधी विवाद था जिसकी वजह से आपस में बोलचाल भी नहीं थी और पूरी उम्मीद है कि घटना उसी की वजह से उसने किया होगा। शेष बातें तो पूछताछ की जाएगी, डिटेल तो आगे बताएंगे आप। प्राथमिक जांच में कुछ पता लगा सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? अभी 2 गोलियाँ उसको लगी हैं, जो सर में डॉक्टरों ने बताया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है और डिटेल ले रहे हैं। ठीक है भैया भगी कर, अरे बाद में बना ली वीडियो, तो मैंने बना लिया। ये देखो कितनी गाय जा रही हैं, किसानों की फसल एक तरफ से खाकर बर्बाद कर दी जा रही है, लेकिन कोई भी ब्लॉक का अधिकारी, तीनों ब्लॉक, शाना ब्लॉक, बीबी नगर ब्लॉक तथा तहसील से संबंधित, वन विभाग से संबंधित कोई भी कर्मचारी अपना कार्य नहीं कर रहा है, जिससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। जबकि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसानों की तथा जनता की टैक्स की कमाई से वेतन लेता है और ऑफिस में बैठकर ही
संबंधित विभाग के अधिकारी रिपोर्ट लगा देते हैं कि गाय पकड़ी गई हैं, लेकिन हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरा प्रिय मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि संबंधित विभाग के खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय को इसकी खबर पहुंचाकर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं, ताकि ये पशु पकड़े जा सके और किसान की जनहानि, आर्थिक हानि होने से छुटकारा मिल सके। ये देखो चित्तौना अलीपुर खेत में इतने बाजार घूम रहे हैं, सारे गेहूँ खा गए एक तरफ से। कई बार इसकी शिकायत वन विभाग, पशु विभाग में कर चुके हैं, लेकिन एक भी गाय नहीं पकड़ी गई। किस तरह किसान की फसल को बर्बाद खा के किया जा रहा है। ये देखिए सारे गेहूँ खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। कोई सुनने को तैयार नहीं है, केवल खाना पूर्ति करते हैं और भाग जाते हैं। चलो अरे भैया निकाल दो, आगे ने निकाल दो। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम पिंकी है और पूरा मामला है, मतलब यहाँ जो एडमिट है मेरा भाई है, वो कपिल कृष्णपाल बोलते हैं उसे। और मतलब गांव में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, आपसी मैटर। उसमें पुलिस वालों ने दूसरी पार्टी की कंप्लेंट करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने 151 में भी रिपोर्ट की थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक भी। और इसे कपिल को परसों शाम को पुलिस वालों ने उठाया, क्योंकि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है अब तक। कोई ये चोर डकैत या कोई ये नहीं कि किसी को मार दिया, बिल्कुल। उसने जिस बंदे ने रिपोर्ट करी है उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। हॉस्पिटल में अपने भाई को देखने आई हूँ, क्योंकि पुलिस वालों ने इसे परसों रात को उठाया था। 48 घंटे हो लिए उठाए हुए, और इसे कल भी पेश नहीं किया मजिस्ट्रेट के सामने बुलंदशहर में। और अब यहाँ लाकर मतलब इतना मारा, इतना टॉर्चर करा है। शाम को 5:30 बजे उसने खुद मुझे बताया था, मैंने उससे भी अंदर जाके बात की। 5:30 बजे उसे शेखपुर के पास लेकर गए थे, और जो वीरपाल है, वीर सिंह है, उन्हें बुलाया गया। उसे फोन देकर टॉर्चर करके उसे वहाँ मारपीट की है उसके साथ में। और वो इतना ज्यादा टॉर्चर करा है, वो बंदा बोल भी नहीं रहा है, वो बच्चा एकदम बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी कंडीशन इतनी खराब है। पुलिस वालों ने भी यहाँ ला के डाल दिया है। यहाँ भी कोई भी मतलब डॉक्टर ये कहने हमारे यहाँ एडमिट ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके साथ में। मतलब यह है कि बस इन्हें फंसा दो, झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है बस पुलिस वालों को पैसे भर के प्रशासन में, या कैसे ही भी। जो दूसरी पार्टी है वो पैसे वाली है, सही है। उसने ये पहले से ही बोला था कि इन्हें थाने में पकड़वा के वहीं पिटवाऊंगा, इन्हें आगे मतलब इनकी बेल भी नहीं होने दूंगा। सर मेरा नाम दीक्षा अरोड़ा है। अभी आप केंद्र आए हैं, क्या देखिए? सर मैं एक केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ, और यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा पे एक क्विज कंपटीशन रखा गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है। क्या जानते हैं इसके बारे में? सर ऑपरेशन सिंदूर एक डिफेंस अटैक था उसके अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि रखा गया था क्योंकि पहलगाम में अटैक हुआ था पाकिस्तान टेररिस्ट के द्वारा। तो उसी को जवाब देने के लिए ऑपरेशन रखा गया, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस इंक्लूड थी। सर मेरा नाम प्राची है। प्राची, आप आज यहाँ पर आए हैं? सर यहाँ पर आज परीक्षा पर चर्चा के ऊपर एक कंपटीशन रखा गया है, क्विज कंपटीशन, एंड ये ऑपरेशन सिंदूर इस कंपटीशन का टॉपिक है, एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। ऑपरेशन सिंदूर वाले क्या जानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक पहलगाम में हुआ हमला था, एंड जिसमें हमारे भारतीय मारे गए थे। क्योंकि कई सारी औरतें विधवा हुई थी, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर लिया गया था। एंड हमारी
इंडिया एयरफोर्स ने बहुत ब्रेवली तरीके से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। सर मैं संतोष सेंसरपाल जी की वाइफ हूँ और यहाँ हम कंप्लेंट देने आए हैं। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है गोवर्धन में, राधाकुंड से 3 किलोमीटर दूर। हमने जमीन ली थी, छोटे छोटे प्लॉट लिए थे, हम 10 लोग हैं बुलंदशहर के, और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ना तो जमीन दे रहे वो लोग, पैसा पूरा पहुँच चुका है, ऑनलाइन पैसा गया हुआ है, पर ना तो वहाँ पे वो मिलता है मालिक, एक मालिक है, दूसरा वो देता नहीं है जमीन, वो कह देता है मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं है। और अब ना तो पैसे दे रहे ना जमीन दे रहे, कोई मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारी अब। और हमारा पैसा पूरा पहुंच चुका है, वहाँ पहुंच चुका है 22 लाख कुछ रुपया। हम चाहते हैं या तो हमारी जमीन मिले या हमें पैसा वापस दे हमारा, जैसे भी हो हमारा जल्दी से जल्दी मतलब ये सब वो हो जाए, सुनवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कलवा जी, ये बताइए, ये जो बच्ची की शिशु, जो नवजात शिशु है, उसकी मौत कैसे हुई है, किस अस्पताल में हुई है? कैसे हुई है मौत? डॉक्टर के लापरवाही से हुई है। डॉक्टर ने दवा दे दिया उसे कंप्यूटर के लिए, 3 इंजेक्शन लगा दिए उसके एक साथ। वो जो तो नाइस हो रही थी। अभी जो मौत की घटना हुई है उस पर कहाँ आपने जो है सूचना दी है इसके लिए? डॉक्टर से बोला हमने, लड़की उड़ रही, उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, दूसरा डॉक्टर बुलाया, फिर वहाँ से क्या मांग है आपकी? चैम्बर डॉक्टर बुलाया, फिर उसने आया कि आला लगाया, देखा क्या मांग कि हमें दिया था, फिर ले लिया। क्या मांग है आपकी? डॉक्टर ने कह दिया ब्रेन को ले भेज दो। ब्रेन से लेकर पहुंचे, डॉक्टर के लगा 2 मिनट तक। अब इंसाफ चाह रहे हैं। अब इंसाफ चाह रहे हैं। तो बच्ची को क्या पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दवा दी है, कोई नहीं है, क्या लिखा क्या नहीं, डॉक्टर में क्या दवा दे रहा क्या नहीं दे रहा, तो कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। फिर कोई परचाई नहीं है, क्या दवा दी है, कुछ नहीं। लड़की सुबह तक ठीक थी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, यहाँ पे बच्ची पैदा हुई है, ठीक ठाक बच्ची पैदा हुई है, बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई है। सुबह तक लड़की ठीक थी, 3 इंजेक्शन दिए हैं लड़की को। उसके बाद ये लड़का आया, थोड़ी देर बाद इसने लड़की को झंझोड़ा है, तो खाए के सोने दो। फिर उसके बाद इसलिए लड़की नहीं उठी है। उसके बाद इसे जगाया है तो नहीं जगी है, इनको दिखाया है तो इन्होंने कह दिया कि जी बुलंदशहर ले जाओ। लड़की जब से टीके लगाए जब से नहीं उठी है। कुछ को बुलंदशहर भेज दिया, कुछ को जिसने डोज लगाया है उसने धमकी दी है कि मतलब कि यहाँ पे मेरा इलाका है सगराई है, मैं एक को मैं असली कसाई का हूँ, मैं एक को कटवा दूंगा। कि इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है? हाँ, इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, उसी ने डोप दी है। तो बच्चे की मौत हो चुकी है? बच्चे की मौत हो चुकी है? हाँ जी, बच्चे की मौत हो चुकी है। डॉक्टर और सब हम पे हावी है इस टाइम। अब जो इसके जो हॉस्पिटल के मालिक क्या कह रहे हैं? डॉक्टर पे डिग्री नहीं है, हो या नहीं हो, और हम तो यही चाहते हैं कि एक माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ, और जो बच्चे का ट्रीटमेंट दिया है उसकी कोई भी लिखित रूप नहीं दे रहे। अभी आप लोगों ने कहाँ शिकायत करी है? हमने यहाँ पे भी करी है, थाने में भी गए हैं। 101 पे करी है, 100 पे करी है। नाले के बगल में जो लाश मिला है पेड़ से लटकता हुआ, वो आपके कौन है और क्या कहेंगे? बड़ा भाई हमारे हैं। क्या नाम है उनका? अशोक कुमार यादव। लगभग कितनी उम्र होगी? 40 साल। ये यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हमारा रिश्तेदारी था। कहाँ? बराहा भदवार। किसके यहाँ? भगवती प्रधान के यहाँ। कब निकले थे घर से? ये आज हो गया, आज इतवार है, आज हो गया 14 दिन निकलने। अच्छा, 16 तारीख को सुबह 8:30 बजे निकले हैं। कहीं मतलब इनका खोजबीन हो रहा था? हाँ, देहात कोतवाली बलरामपुर। कहाँ के रहने वाले थे? नरकटिया गांव, मौजा बिस्नापुर। अच्छा, ये बताइए, आपने पुलिस को कोई तहरीर दिया है? क्या कहेंगे, किस प्रकार का है ये मर्डर है कि फांसी लगाया गया है? नहीं, फांसी लगाया गया है, मर्डर वर्डर नहीं है भाई। दिमागी हालत कैसा है? दिमागी हालत में इनका डिसबैलेंस हो जाता था। कहीं दवाई चल रहा था? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो ये मृतक है इसके परिवार में कौन कौन है? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। ये गाड़ी पाया गया किसका है? ये गाड़ी भी यही नहीं का है। जो नंबर उसमें पुलिस लिखा है और हाँ, नंबर प्लेट उल्टा है, कैसे हुआ है सब? वो सब अपना की तो किए होंगे भाई।
तो वो एक व्यक्ति अच्छा ये चीज ये बताओ, ये दुर्गम रास्ता है, जंगल, घने जंगल में, यहाँ ये कैसे कभी यहाँ आते जाते थे? हाँ, हमारे बुआ के यहाँ आते जाते थे। नहीं तो ये स्थान जहाँ इनका डेड बॉडी टंगा हुआ है, हाँ। ये इनको मालूम था पहले से? अब ये तो हमको नहीं मालूम है भाई, कैसे आए गए, कैसे क्या हुआ। शादी हुआ इनका? शादी हुआ, चार बच्चे हैं। ये क्या करते थे? ये मकान के मिस्त्री हैं और दूध बेचते थे। अच्छा, जो घर से निकले हैं तो क्या बता के निकले थे? दूध लेकर। कहाँ दूध लेके गए थे? देहात कोतवाली ने लील कोठी पड़ता है। दूध देने के बाद ये घर वापस गए? नहीं। कितने बजे निकले थे घर से? सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे 16 तारीख को। ये जानकारी आपको कब हुआ? ये हम लोग शाम को जानकारी किए, तब शेरना शुरू किया। 9:30 बजे रात में। देहात कोतवाली में गुमशुदगी का रिपोर्ट कब दर्ज करवाया? 17 तारीख को दोपहर में 12 बजे। तो तलाश लगातार जारी था लोगों? हाँ। तो यहाँ भी तलाश करने आए थे? हाँ, यहाँ भी आए थे हम लोग। कितने दिन पहले आए थे हम लोग? आज हो गया, हाँ, गायब हुए हैं उसके 4 दिन बाद। अच्छा, तो यहाँ से मतलब ढूंढ करके चले गए थे? हाँ। इस स्थान पे आए थे जहाँ? नहीं, यहाँ कोई पता ही नहीं था कि इधर भाई होंगे। अच्छा, कोई शक वगैरह? नहीं, कोई शक भैया नहीं है। शरीर पे कोई चोट वगैरह ऐसा कुछ नहीं? खाली इस पे वो है बस। अच्छा, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध थे? हाँ। आया आज क्या मामला? इस सेंटर पे ये रिजाइन अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर अपर्णा सिंह काम करती थी, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। DCPNDT एक्ट के नियमों के हिसाब से अगर कहीं पे डॉक्टर नहीं है तो ऐसे सेंटर्स को सील कर दिया जाता है। बिना डॉक्टर के किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन को ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। सर, जिन डॉक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, कब से रिजाइन दे? वो 13 उनका रेजिग्नेशन जो हमें प्राप्त हुआ है अभी, उसमें जो उन्होंने डेट दिखाई है वो 13/12 दिखाई है। 13/12/25 से उन्होंने रिजाइन कर दिया। सर, क्या 13/12/25 से अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रॉपर खुल रहा था? वो बिल्कुल नहीं, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं सेंटर के स्टडी करेंगे और उसमें फिर देखेंगे अगर कोई इस बात की प्रमाण मिलेगा इसमें सेंटर खुला है तो जो आगे कार्रवाई करेंगे। ये चैनल पे चलेगा हमारा? कौन से पे? न्यूज़ इंडिया फर्स्ट, पेपर में भी वैसे। मैंने अमन भैया को फोन मिलाया कई बार। सर, एक बार थोड़ा ऐसा होता आप उधर पे हाथ छीटे। कौन लोग हैं? 27 का छुट्टी है। अच्छा, हाँ। इधर से भी करूँ या मार दूँ? देखिए बॉस, मार दूँ? हाँ, मार दूँ। आया आज क्या मामला? इस सेंटर पे ये रिजाइन अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर अपर्णा सिंह काम करती थी, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। DCPNDT एक्ट के नियमों के हिसाब से अगर कहीं पे डॉक्टर नहीं है तो ऐसे सेंटर्स को सील कर दिया जाता है। बिना डॉक्टर के किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन को ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। सर, जिन डॉक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, कब से रिजाइन दे? वो 13 उनका रेजिग्नेशन जो हमें प्राप्त हुआ है अभी, उसमें जो उन्होंने डेट दिखाई है वो 13/12 दिखाई है। 13/12/25 से उन्होंने रिजाइन कर दिया। सर, क्या 13/12/25 से अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रॉपर खुल रहा था? वो बिल्कुल नहीं, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं सेंटर के स्टडी करेंगे और उसमें फिर देखेंगे अगर कोई इस बात की प्रमाण मिलेगा इसमें सेंटर खुला है तो जो आगे कार्रवाई करेंगे। ये चैनल पे चलेगा हमारा?
कौन से पे? न्यूज इंडिया फर्स्ट, पेपर में भी वैसे भी। मैंने अमन भैया को फोन मिलाया कई बार। सर एक बार थोड़ा ऐसा होता आप उधर पे हाथ छीटे। कौन लोग हैं? 27 का छुट्टी है। अच्छा हाँ 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 इधर से भी करूँ या मार दूँ? देखिए बॉस, मार दूँ? हाँ मार दूँ। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील सियाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा अवैध खनन का काला कारोबार। रातों रात चल रहा भराव का कार्य बड़े पैमाने पर रातों रात तहसील प्रशासन की नाक के नीचे खनन माफिया दे रहे घटना को अंजाम। सड़कों पर बिखरी मिट्टी चीख चीख कर अवैध खनन की दे रही गवाही। अंधेरी रात का सीना चीर कर फर्राटा भर रहे मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। क्या शासन प्रशासन जानबूझकर बना हुआ है अनजान या दबंग भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने से डर रहा है प्रशासन? आखिर किसकी सह से चल रहा है रातों रात अवैध मिट्टी खनन का भराव का कार्य? आखिर क्या खनन माफियाओं में नहीं रहा प्रशासन का डर? कोतवाली सियाना क्षेत्र के सैदपुर सियाना मार्ग का मामला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CTV समाचार उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुलंदशहर के गायत्री फार्म हाउस में लग रहा है कंबल वाले बाबा का शिविर। आप सभी जानते हैं कंबल वाले बाबा अपने कंबल से दिखाते हैं चमत्कार। तो आइए अधिक जानकारी के लिए कंबल वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बाबा जी, आपकी ये कंबल की क्या स्टोरी है? कैसे आपको कंबल वाले बाबा बोला गया? मैं जब 4 साल का था तब मुझे माता जी ने कंबल दी थी। अभी मेरी उम्र 57 साल, मैं 52 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो आप जब 4 साल के थे तब आपको माता जी ने स्वयं कंबल दिया। तो आपकी इष्ट कौन है बाबा जी? माँ काली। माँ काली। तो क्या माँ काली ने आपको साक्षात दर्शन दिए या आपके? नहीं, मेरे को साक्षात दर्शन नहीं दिए, पर एक मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कंबल में उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल में उसे ठीक करता हूँ। बाबा जी, आपके कोई गुरु रहे हैं? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। तो आपको क्या लगता है ये किसी पिछले जन्म का संस्कार था? वो तो मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी तो गाय चराते थे, मैं तो यादव हूँ। तो बाबा जी, फिर आपको ये सब करने की प्रेरणा कैसे मिली? कैसे? कोई प्रेरणा नहीं मिली। ये बोला, लाओ मेरी कंबल में ओलक वालों को ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल में ओलक वालों को ठीक करता हूँ। मैंने कंबल बांध के 1 लाख वालों को देखा और उसको ठीक किया और वो चलने लगे, मैं बाबा बन गया बस। तो बाबा जी, ये आपकी इलाज की कौन सी पद्धति है? कोई पद्धति नहीं है, ये कंबल पद्धति है। ये कंबल में ही चमत्कार है? कंबल में सब कुछ है, मेरे में कुछ नहीं है। तो बाबा, कंबल के द्वारा कैसे इलाज संभव है? ये कंबल में लोगों को उड़ाता है, मेरे पास सब कुछ दिखता है। CT स्कैन, BT स्कैन सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। बाद में मैं उसकी कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक हो मैं देख लेता हूँ। तो बाबा जी, आपसे हमारे युवा भी जुड़े हुए हैं, आपके शिविर में आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पढ़ाई करो, पढ़ो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मजदूरी करना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। मैं पढ़ा नहीं हूँ, उसकी वजह से मुझे आज भी अफसोस है, क्योंकि मैं तो 4 साल का था और मुझे माता जी प्रसन्न हुए थे। और मैं तो आप सबको एक ही बोलता हूँ कि आप बच्चे को पढ़ाना। तो बाबा जी, आप सिर्फ कंबल के द्वारा इलाज करते हैं या आप दवाइयाँ? नहीं, मैं कंबल के द्वारा भी इलाज करता हूँ, और ज्यादा लकवा हो, पोलियो हो, ज्यादा हो तो मैंने एक ये तेल बनाया है, ये तेल मैं लोगों को देता हूँ। और क्या फायदा है?
तो तुम्हारा शरीर में कैसा भी दर्द हो और कहीं भी दर्द हो, घुटना में दर्द हो, कमर, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे को घुटना बदलना पड़ेगा, ये 8 दिन लगा के देख लो। अगर तुम्हारा घुटना सही नहीं हुआ तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम मैं तुम्हारे को दूंगा। और दूसरा, ये एक मैंने अश्वगंधा बनाया, उसके अंदर मैंने सफ़ेद मूंगफली, बहुफली ऐसे सब डाला हुआ है। ये शरीर में जो कमजोरी आती है, गैस होना, अपचा होना, मतलब संडास साफ नहीं होना, पूरा दिन सिर भन रहता, मतलब भारी भारी रहना, शरीर में कमजोरी रहना, उसके लिए सुबह में एक चम्मच गर्म पानी के साथ 15 दिन तक पी लो। जब तक जियोगे तब तक गैस, एसिडिटी आपको नहीं होगी। बाबा जी, जैसा कि यहाँ पर कई तरह के मरीज आते हैं, तो आप किस किस प्रकार के रोग का इलाज कोई भी करते हैं? मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने खास मुलाकात की कंबल वाले बाबा से, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CTV न्यूज उत्तर प्रदेश। और अभी जो सम्मानित साथी हैं उनके लिए ये हमारे चंद्रपाल भैया मेमोंटो भेज देंगे। तो जितने भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। कहाँ से रहने वाले? मैं तिसोना अलीपुर। तो यहाँ आज बाबा जी के कैंप में आए हो, कैसे पता पड़ा आपको? ये वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं चंद्रपाल, उनसे ही दवाई लेते हैं हम, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि वहाँ काली कमने वाले बाबा आ रहे हैं जी। तो इसलिए फिर मेरी बहन की बेटी है, वो बोलती नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे आके दिखा ले, तो ये पता लगा था मुझे, फिर मैं उसको बुला के लेके आई थी। आ जाए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनु है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आपको कैसे पता पड़ा कैंप के बारे में बाबा जी? यहाँ मेरी सिस्टर की शादी हो रखी थी सोना अलीपुर में जी। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे काले कंबल वाले बाबा आए हुए हैं, तो मेरी बेटी बोल नहीं पाती है ठीक से, तो हम उसको लेकर आए हैं इधर। अच्छा, आपने देखा था इनका यूट्यूब वगैरह पे? हाँ जी, यूट्यूब में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इनकी, बाबा की बहुत सुना काफी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? जी, मेरी बेटी बोल नहीं पाती है ठीक से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो हम आज आए हैं, तो अब जाकर ही पता चलेगा लाभ का, तो आज ही आए, हम पहली बार ही इधर आए हैं, पहली बार ही हमने देखा। तो आके यहाँ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आके, काफी बहुत भीड़ थी, बाबा की सब लोग बहुत मान रहे हैं। दिखा लिया फिर आपने? हाँ जी, हाँ जी, दिखा लिया। चलिए आए देखते हैं क्या है यहाँ व्यवस्था है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी भीड़ है, और आज मिलते हैं हम काले कंबल वाले बाबा से। देखो बाबा अपना कार्य कर रहे हैं इसमें। ये काले कंबल वाले बाबा आप 7 से 10 बजे के बीच।
अभी जो भी माता बहन भाई पिछले कमर जो डेवलपमेंट में लग के आप आशीर्वाद दे सकते बाबा ये रहे और आप देखे ये क्या करते हैं चाहिए। आराम से हम देखेंगे और सब पहले छोटे अच्छा वो आते रहो ना, पीछे हो जाओ चंद्रपाल जी, क्योंकि साइड को हो जाओ। नहीं मैं करा लूँगा अपने हिसाब से। ये तुम्हें थोड़ा आप उठा दो, मैं चले जाता हूँ। चंद्रपाल सर, ये फालतू लोग वीडियो बना पीछे कर दो उनको, खाली आपके यूट्यूब पर होने लगा बस। नहीं आज है नहीं वो, आई नहीं है वो। थोड़ा थोड़ा और साइड से हो जाओ भाई। भाई पीछे बैठ जाओ, पूरी बैठ रखी भाई, पीछे जाओ। समझदारों पढ़े लिखो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप यूट्यूब पे देख लेना ना सारी चीज। फिर गवार खोलो, आज पढ़े तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। बैठ जाओ आराम से। जिसका बच्चे आ रहा है वो अपना करो। आते रहो। इसका बच्चे का काम होता है, वो आते रहो। भाई माता के सामने माथा जोड़ के आओ बच्चे का। थोड़ा पीछे की तरफ और हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये चेन लेके जाना भाई, जो भी बच्चा जो बोलता नहीं सुनता नहीं और जिसको पैरालाइज है, बाबा जी ने आपको बताया कि तेल लेके जाओ और तेल की मालिश करो। कान के जो पीछे बाबा जी ने बताया है वहाँ मालिश करो। और जो बाबा जी ने यंत्र के बारे में बताया है, घर में सुख शांति में खड़े हो, पैसा नहीं होता हो, कर्जा हो, भाई दुकान में पान नहीं चलता हो तो ये यंत्र अपने मंदिर में सजा के रखो, उसको दो तो चीजों सुबह शाम। निकलेगा भाई, जिसने भी बोल दिया बाबा जी उसके अंदर चले जाएंगे, फिर 2 घंटे इंतजार करो, कोई भी बाबा जी को डिस्टर्ब नहीं करना बीच में।
यूट्यूब पे देखना आराम से खड़े हो तो प्ले कुछ नहीं। भाई ये पीछे क्यों खड़े हो भाई? सुनाई नहीं ना, पीछे बैठ जाओ, आ जाके कुर्सी ले लो। मैडम एक बार आप जाओ, पीछे थोड़े खड़े हैं जो बाबा जी का सिद्ध किया हुआ यंत्र जो है, घर में सुख शांति नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, कर्जवान बंदा हो, तो वो बाबा जी का जो सिद्ध किया हुआ यंत्र ले जा सकते हैं आप। बहन जी रास्ता दे दो, रास्ता छोड़ो यहाँ से। तेरी मम्मी कहाँ रह गई भाई? पहली बार क्या बड़ा तुम्हारा ये है हमारा ये बड़ा सही, थोड़ा उठा दो। भाई जिसने कमर में उठा हुआ यहीं पे बैठेंगे, जिसने कमर में उठा हुआ यहीं आएंगे ना, तो कुछ बीमारी लेकर तो डबल बीमारी लेकर फिलहाल ध्यान रखना भाई। जिसने कमर ओढ़ा वहीं पे फेरेंगे, जिसने कमर ओढ़ लिया वो आ सकते हैं भाई, जिसने नहीं ओढ़ा वो पे फेरेंगे आप। और जिसको भी अश्वगंधा और तेल लेना वो साइड में भैया बैठे हैं, वहां से आप ले सकते हैं। जिसने कंबल नहीं होगा वो बाएं पे रहेंगे, जिसने कंबल ओढ़ लिया है वो अपने लाइन में आ सकते हैं। भाई आराम से
जिस भी भाई बहन को घुटनों में कमर में दर्द है तो वो तेल और अश्वगंधा लेके जाएं। दवा उनके बाद आपका नंबर आएगा, उनके बाद फिर आपका नंबर आएगा। आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर के बीबी नगर स्थित गायत्री फार्म हाउस में। आज यहाँ पर कंबल वाले बाबा का लगा है कैंप और आइए जानते हैं आए हुए यात्रियों से कि उनको कितना फायदा हुआ है कंबल वाले बाबा से। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और आप यहाँ पर अगले 5 दिनों तक आ सकते हैं, क्योंकि कंबल वाले बाबा 20 तारीख तक आपको बुलंदशहर के कैंप में मिलने वाले हैं। आइए आज आपको लेकर चलते हैं कंबल वाले बाबा के पंडाल में। आप आज हम बात कर लेते हैं एक अंकल से जो पहले भी कंबल वाले बाबा के पास अपना इलाज करवा चुके हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इनसे पूछताछ करते हैं कि कैसा रहा इनका अनुभव। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा श्रीचंद जायसवाल। सर, आप कंबल वाले बाबा के पास इस बार कौन सी बार आए हैं? मैं दूसरी बार आया, पहली बार मैं हिसार गया था हरियाणा में। तो सर आपको तो उनको मैंने 2 बीमारी थी, एक बताई थी एक नहीं बताई थी। सांस की बीमारी उन्होंने सेकंडों में दूर कर दी थी, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करके, और सांस की बीमारी मेरी सेकंडों में दूर हो गई। 250 रुपए की लालच से कोई कार लेके गया था हमारे दिल्ली से, वो बोला कि भैया चलोगे क्या? जायसवाल जी बिल्कुल तैयारी बैठे थे, बोले चलो जी चलो, चल पड़े। और उनके ट्रीटमेंट 5 दिन करनी थी, हमने 2 दिन करवाया, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो सर आप यहाँ पर अब कितने दिन रुकने वाले हैं? 5 दिन रुकूंगा। सर, कंबल वाले बाबा अभी बुलंदशहर में कितने दिन और रुकने वाले हैं? 5 दिन। 5 दिन, यानी कि कंबल वाले बाबा 20 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं। हाँ। तो सर आपका ऑल ओवर अनुभव काफी अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो आपको डॉक्टरों से ज्यादा फायदा हुआ या कंबल वाले बाबा से? डॉक्टर वाले तो लुटेरे हैं, मुझे कंबल वाले बाबा से फायदा हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंबल वाले बाबा बुलंदशहर आए हुए हैं और यहाँ पर ये 20 तारीख तक रुकने वाले हैं और मरीजों का अनुभव आप देख ही पाए हैं। तो अगर आप भी कंबल वाले बाबा के कैंप में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होने वाली है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना टोकन के नंबर मिल पाना असंभव है। बीबी नगर बुलंदशहर में कंबल वाले बाबा का कमाल। बाबा का विशेष कैंप 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बीबी नगर में जारी रहेगा। सिर्फ 5 दिन में झाड़ फूंक से हर बीमारी का करते हैं इलाज। कंबल वाले बाबा आमतौर पर जोड़, रीढ़ दर्द, लकवा मिर्गी, माइग्रेन, नींद की परेशानी, पेट और पाचन संबंधित समस्याएं, स्किन की समस्याएं, मानसिक तनाव, मानसिक रोग और परिवार संबंधित परेशानियों का करते हैं इलाज।
कंबल वाले बाबा का इलाज सरल, असरदार और जल्दी लाभ देने वाला होता है। वक्त सुबह से शाम तक व्यक्तिगत झाड़ फूंक करवा सकते हैं। ध्यान रखें, ये कैंप 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बीबी नगर बुलंदशहर में ही है। जल्दी आए और लाभ उठाएं। अगर आप भी चाहते हैं कंबल वाले बाबा से करवाना मुफ्त इलाज, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें और करवाएं अपनी बुकिंग सबसे पहले। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर जिले में कंबल वाले बाबा का लगने जा रहा विशाल शिविर।
आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का है, जहां तहसील सियाना क्षेत्र के बीबी नगर कस्बे में काले कंबल वाले बाबा के नाम से प्रख्यात बाबा का 15 अक्टूबर से विशाल भव्य शिविर लगने जा रहा है। कस्बा बीबी नगर में आसपास के श्रद्धालु बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशा ऐसी है कि मानो कंबल वाले बाबा ही करेंगे उनकी नैया पार। दूर दूर से भारी तादाद में लोग अभी से करने लगे हैं शिविर में आने की तैयारी। हर कोई चाहता है ऐसे चमत्कारी बाबा के दर्शन करने। भैया जी, आपके उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक काले कंबल वाले बाबा आ रहे हैं, क्या है, कैसी स्थिति है और कैसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरे जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपने ज़िले के जो नगर पंचायत बीबी नगर है, वहाँ पर एक गायत्री फार्म हाउस है। तो वहाँ 5 दिन के लिए काले कंबल वाले बाबा का एक स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क लगने जा रहा है। प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा और 5 दिन कंबल वाले बाबा अपने जनपद में रहने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि काले कंबल वाले बाबा के जो शिविर लगता है तो बहुत लोगों को जिन्हें माइग्रेन की बीमारी होती है, बहुत परेशान रहते हैं। माइग्रेन ठीक हो जाता है, लकवा की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है, पैरालिसिस होता है, शुगर होता है, डायबिटीज़ होता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काले कंबल वाले बाबा की कृपा दृष्टि से बहुत स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं अपने डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं। वास्तव में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर चंद्रपाल जी का कि उन्होंने ऐसा भव्य आयोजन आम जनता के लिए निःशुल्क धार्मिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी काले कंबल वाले बाबा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने जनपद बुलंदशहर के लिए समय दिया। और उसके जो गायत्री फार्म हाउस के मालिक हैं कल्पित शर्मा जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना फार्म हाउस इस स्वास्थ्य शिविर के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग तो मेरा नहीं है, बैठ जाए भैया लोग, बैठ जाए भैया लोग तो नहीं मानेंगे, पर माता जी वहाँ तो बैठ सकती है। माता राम बैठ जाओ, आप बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, बैठ जाओ सभी लोग, पहले का परिचय दें क्योंकि बाबा जी एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बोलो काली माई की, बोलो काली माई की। भगवान की जय बोलने में दिक्कत होती है, भीड़ समझ के लगाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। बोलो काली माई की।